जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के विषय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका हम गॉस का अनुप्रयोग के नाम से जानते हैं। गॉस के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम आज किसी समतल चादर जो कि आवेशित चादर होगी उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने प्रश्न लिख दिया है कि एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक आवेशित चादर ले रखा है जो कि ABCD है, जो प्लस आवेश से आवेशित है। अब इससे R दूरी पर हम एक बिंदु P यहाँ पर प्राप्त करेंगे, जहाँ से हम R दूरी पर ये और इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। क्योंकि विद्यार्थियों ये आवेशित चादर है, इसलिए दोनों पृष्ठों पर, इस आवेशित चादर के दोनों पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए यह R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम P बिंदु पर प्राप्त करें, इसी तरह से इस समान दूरी पर इधर भी उतनी ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसलिए हम दोनों तरफ पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आयत का जो ये समतल चादर है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके दोनों तरफ समान दूरी पर हमने एक एक बिंदु P प्राप्त कर लिया है और इन्हीं दोनों बिंदुओं पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करेंगे गॉस के अनुप्रयोग से। क्योंकि विद्यार्थियों गॉस का प्रयोग जो होता है वो बंद पृष्ठ पर होता है, इसीलिए हमने इस आवेशित चादर के दोनों तरफ एक इस रचना की, एक बेलनाकार रचना का हमने यहाँ पर रचना की है, जिसमें हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले इस चित्र को देखते हैं। क्योंकि इस आवेशित चादर के R दूरी पर यहाँ पे बिंदु है और उतनी ही समान दूरी पर R दूरी पर यहाँ पर भी P बिंदु है। क्योंकि इस आवेशित चादर के दोनों तरफ समान दूरी पर उतना ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो बेलन है, उस बेलन का जो पृष्ठ है, वक्रपृष्ठ है वह, और ये समतल चादर, दोनों का जो क्षेत्र है वो लंबवत है और लंबवत होने पर जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वह शून्य होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी तल जब किसी तल के लंबवत होता है तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए जो लंबवत दूरी पर होगा वह फ्लक्स का मान शून्य होगा। उसके अलावा यदि हम इस P बिंदु का देखें तो यह इस समतल चादर के समांतर है। यहाँ पर भी इस P बिंदु का भी देखेंगे तो यहाँ पर भी समतल चादर के समांतर है। तो यहाँ पर समांतर होने पर कोण का मान जो होगा वो शून्य अंश होगा और cos 0 अंश का मान हम यहाँ पर रख लें, क्योंकि हम विद्यार्थियों हम वैद्युत फ्लक्स का मान जानते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लिख रखते हैं कि माना ABCD एक समतल आवेशित चादर है जिस पर पृष्ठीय आवेश सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश कहते हैं किसी भी पृष्ठ पर कुल आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम सिग्मा से निरूपित करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल, यानी आयत का जो क्षेत्रफल है वो A से डिनोट होता है। इसलिए यदि हम इसका क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा Q बराबर सिग्मा A। ये हमें समीकरण 1 प्राप्त हो जाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब होता है कि किसी भी समतल चादर पर उपस्थित आवेश की मात्रा, उसे हम पृष्ठीय आवेश कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसलिए Q बराबर यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा A। इसके बाद विद्यार्थियों, क्योंकि हमने माना बेलनाकार भाग के दोनों सिरों पर वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी ये सिरा और ये सिरा, दोनों सिरों का जो क्षेत्रफल है वो A होगा, तब दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला जो संपूर्ण फ्लक्स होगा उसके लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि पृष्ठ, इसको यदि हम S1 कर दें और इसको S2 कर दें तो पृष्ठ S1 से गुजरने वाला जो संपूर्ण फ्लक्स होगा और जो पृष्ठ S2 से गुजरने वाला जो संपूर्ण फ्लक्स होगा, दोनों के कुल मान को ही हम संपूर्ण फ्लक्स कहेंगे। इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्स, पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर, यानी फाई E बराबर हो जाएगा E ds cos थीटा। क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर थीटा का मान समांतर होने की दशा में 0 अंश है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समांतर होने की दशा में वैद्युत क्षेत्र और दिशा, समांतर होने की दशा में, समांतर होने की
दशा में यानी फाई थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाता है ई डी एस, क्योंकि विद्यार्थियों ये डी एस की वैल्यू अल्पांश के लिए है। यदि हम इसका समाकलन कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर ई, और डी एस की वैल्यू, क्योंकि हमने इसका संपूर्ण पृष्ठ का भाग हमने क्षेत्रफल ए मान रखा है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ए। ये हमारा आ जाता है पृष्ठ S1 के लिए। इसी प्रकार यदि हम लिख लें पृष्ठ S2 से गुजरने वाला फ्लक्स, तो यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा में यहाँ पर भी ये समांतर ही दिशा में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर फाई ई बराबर ई डी एस कॉस 0 अंश, और कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर फाई ए बराबर ई डी एस, क्योंकि 1 से गुणा कराएंगे यही होगा। अब यहाँ पर भी डी एस की वैल्यू हम लिख लेंगे 1, तो इसलिए ई बराबर हो जाएगा ई ए, ये भी हमारा मिल जाएगा। यानी इस पृष्ठ S1 पर और पृष्ठ S2 पर जो फ्लक्स का मान हमें प्राप्त हुआ है ई ए और ई फाई बराबर ई ए, तो दोनों पृष्ठों पर फ्लक्स का मान जो है समान है, इसलिए हम यहाँ पर कुल मान प्राप्त कर लेंगे। विद्यार्थियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विद्यार्थियों अब इस पृष्ठ S1 पर जो फ्लक्स का मान है और जो पृष्ठ S2 पे जो फ्लक्स का मान है, उस दोनों फ्लक्स के मान को हम जोड़ देंगे, हमें कुल फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ से हम इसको संपूर्ण फ्लक्स से लिखेंगे, तो संपूर्ण फ्लक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास, यानी फाई ई बराबर हमारे पास हो जाएगा ई S1, यहाँ पर हम लिख लेंगे S1 पर फ्लक्स का मान और S2 पे फ्लक्स का मान। फाई ई बराबर S1 पे फ्लक्स मान हमने ई ए निकाला है और S2 पे भी हमारा फ्लक्स का मान ई ए है। यदि हम इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाई ई बराबर 2E ए। विद्यार्थियों क्योंकि हम यहाँ पर गॉस का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम गॉस के नियम से जानते हैं, गॉस के नियम से फाई ई बराबर होता है आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। ये होता है हमारा गॉस के नियम से। विद्यार्थियों यहाँ पर आप देखिएगा, यदि हम इसको समीकरण 1 मान लें, समीकरण 2, तो दोनों समीकरण की यदि तुलना करेंगे तो फाई बराबर 2EA, यहाँ पर फाई बराबर, तो फाई यानी फ्लक्स बराबर यहाँ पर भी 2EA है और यहाँ पे भी फ्लक्स है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे दोनों समीकरण की तुलना। विद्यार्थियों यहाँ पर हमने समीकरण 1 मान रखा है, इसलिए इसको समीकरण 2 मान लीजिए और इसको समीकरण 3 मान लीजिए। इसलिए समीकरण 1, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, समीकरण 1 हमारे पास है, इसको लिख लेंगे, और समीकरण 2, तो 2EA बराबर में यहाँ पर हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि विद्यार्थी हमने समीकरण 1 में Q बराबर सिग्मा ए निकाल रखा है, इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि, और इसको हम समीकरण 4 यदि मान लें तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 1 का मान जब 4 में रखेंगे तो देखें यहाँ Q बराबर सिग्मा ए है, तो यहाँ पर ला करके हम Q बराबर सिग्मा ए लिख देंगे। तो इस तरह से विद्यार्थियों यहाँ पर आप देखेंगे कि हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं 2EA बराबर में, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिग्मा ए और बटे में ए एप्सिलॉन नॉट। अब इसका जब क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इसके साथ में गुणा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यदि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसको यहाँ गुणा कराएंगे तो 2EA एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे सिग्मा ए।
जब ई को हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ई को यहाँ रहने देंगे और बाकी सारे पदों को हम पक्षांतर कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ई बराबर सिग्मा ए और बटे में यहाँ पर चला आएगा 2a एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट जाएगा विद्यार्थियों, तो हमारे पास बचेगा ई बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। विद्यार्थियों ये होता है हमारा व्यंजक जिसे हमें प्राप्त करना था। तो इस तरह से विद्यार्थियों देखा कितनी बड़ी आसानी से ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी समचल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों जय हिंद।